हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करने से मेरी जो भी न्यू वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सौरमंडल क्या है? तो सौरमंडल सूर्य, पृथ्वी सदृश ग्रहों, विभिन्न उपग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों का एक परिवार है, जिसमें सूर्य एक तारा है और इसके 8 ज्ञान ग्रहों में क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण है। ठीक है, ये 8 ग्रह बताए गए हैं। ये ग्रह परवलयाकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक। तो फिर बता रहे हैं, सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। जो सौरमंडल का जो बीच का हिस्सा है, जो केंद्र है, उसमें उसके केंद्र में, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है, ऐसा बताया जाता है, जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। इस आधार पर खगोलीय पिंडों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट बता रखा है, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जैसे तारे। जिनके पास खुद की अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, वे तारे हैं। सेकंड बताया हुआ है, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, ये प्रकाश के लिए सूर्य समान तारों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि ग्रह। उसके बाद ये टेबल दी हुई है। इस टेबल में जैसे ग्रह दिए हुए हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण और नेपच्यून, वरुण। तो इन ग्रहों की सूर्य से दूरी दी हुई है कि इन ग्रहों की सूर्य से इतनी दूरी है। उसके बाद उनका घनत्व बताया गया है, उनका अर्धव्यास और उसके उपग्रहों की संख्या बताई है कि इस ग्रह के इतने उपग्रह हैं। तो ये टेक्सचर मतलब इस टेबल को आप याद कर लेना। उसके बाद बता रहे हैं कि सूर्य से दूरी खगोलीय इकाई में है, अर्थात पृथ्वी को मध्यमान दूरी, जो पृथ्वी की जो दूरी है वो मध्यमान दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर, ये इतनी दूरी एक इकाई के बराबर है। ठीक है, ये याद रखना। देन उसके बाद इसमें मापिका यह बता रहा है, इसमें बता रहा है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, जो हम लाइट ईयर बोलते हैं, वो क्या होता है। तो यह समय का नहीं बल्कि दूरी का मापक है। मतलब कह रहा है कि इसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है, ये इसका जो लेना देना है वो डिस्टेंस से है, दूरी से है। तो इसमें बता रहा है कि एक वर्ष में, यानी कि एक साल में, प्रकाश द्वारा 1,86,000 मील, मतलब जो सेकंड के वेग से तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और जो प्रकाश वर्ष है, ये क्या है, एक प्रकाश वर्ष, मतलब एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर है? एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.461 मल्टीप्लाई 10 की वैल्यू 12 किलोमीटर की, यानी कि एक प्रकाश वर्ष इतने के बराबर है। देन बता रहे हैं इसमें पार्शिक। तो पार्शिक क्या होता है? यह दूरी की माप इकाई है जो लगभग 3.3 मतलब 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर है। देन उसके बाद बता रहा है जो ब्रह्मांड वर्ष है, यानी कि कॉस्मिक ईयर, वो क्या होता है। तो जो कॉस्मिक ईयर है, सूर्य सौरमंडल के अन्य सदस्यों सहित मंदाकिनी आकाशगंगा की एक परिक्रमा लगभग 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है। इस अवधि को ही ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, कि यानी कि जो पूरा ब्रह्मांड है ये अपनी एक परिक्रमा, कहा जाता है कि भाई ये अपनी पूरी परिक्रमा, ये मतलब एक परिक्रमा पूरी 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है। और जब ये जो परिक्रमा पूरी हो जाती है तो इसे ही कॉस्मिक ईयर यानी कि ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। इसके बाद बता रहा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि खगोलीय इकाई। तो ये क्या होता है? तो यह सूर्य से पृथ्वी के मध्य, यानी कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। इसका मान कितना बताया गया है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना बता रहा है इसका मान। तो इसे आप रट लेना, वैसे ही याद नहीं रहना, ये इसे रट लेना कि इतनी मीटर है इसका मान। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम सूर्य, यानी कि हम आगे भाई हम अपने सूर्य पर, सन पर क्यों क्या है। तो जो सन है, सूर्य एक मध्यम आयु का मध्यम तारा है। ठीक है, इसका व्यास लगभग 13.9 यानी कि 13.9 लाख किलोमीटर है। सूर्य की जो वर्तमान आयु, जो प्रेजेंट एज है, इसकी लगभग 4.7 अरब वर्ष बताई गई है।
फिर बता रहे हैं कि सूर्य के द्रव्यमान का 70.6 यानी कि 70.6% भाग हाइड्रोजन और 27.4% भाग हीलियम से बना है। ये सूर्य के बारे में बता रहा है कि हाइड्रोजन जो है इसमें 70.6 है और जो इसका हीलियम वाला भाग है वो 27.4 है। फिर बता रहा है जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। फिर बता रहे हैं कि सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है और जो इसकी घूर्णन अवधि है भूमध्य रेखा पर 25 पृथ्वी दिवस है। ठीक है। फिर बता रहे हैं कि सूर्य का अपना कोई चंद्रमा नहीं है, साथ ही सूर्य पर किसी छल्ले की भी विद्यमानता नहीं है। और सूर्य की संरचना को 6 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। केंद्र बता रहा है इसमें, फर्स्ट केंद्र, फिर विकिरण क्षेत्र, फिर संवहनी क्षेत्र, इसके बाद प्रकाश मंडल, देन क्रोमोस्फियर एंड लास्ट में बता रहा है कोरोना। ये वायरस वाला कोरोना नहीं है, ये सूर्य का भाग वाला कोरोना है जो इसको 6 वर्गों में क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। फिर बता रहा है कि सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है जो नाभिकीय संलयन के अनुकूल है। सूर्य के केंद्र का तापमान बाह्य परत प्रकाश मंडल से अधिक होता है। कि जो सूर्य का जो तापमान है, जो केंद्र का जो बीच के हिस्से का जो उसका टेम्परेचर है वो बाहरी परत से अधिक होता है। फिर बता रहा है सूर्य का जो भाग हमें दृष्टिगोचर होता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। इसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। प्रकाश मंडल में ही सौर कलंक यानी कि सनस्पॉट पाए जाते हैं। इसके बाद बता रहा है जो क्रोमोस्फीयर का आरंभ प्रकाश मंडल की ऊपरी परत से होता है जहां ऋणात्मक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। क्रोमोस्फीयर में गैसों के उठते प्रवाह को सीपक्यूल ये वर्ड थोड़ा याद रखना, नेट के क्वेश्चंस में है ना, ऐसे जो वर्ड यूज़ होते हैं जो भी हमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि होता क्या है। तो जो क्रोमोस्फीयर के गैसों के उठते प्रवाह को सीपक्यूल कहा जाता है। कभी कभी इस मंडल में तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे सौर ज्वाला सोलर फ्लेयर की संज्ञा दी जाती है। देन उसके बाद बता रहे हैं जो क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बीच जो बता रहा है कि 100 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी पाई जाती है जहाँ पर तापमान अचानक से बढ़ जाता है एकदम से। ठीक है। और फिर बता रहा है कि जो प्रकाश मंडल का जो बाहरी भाग है वो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। जब सूर्य ग्रहण होता है पृथ्वी पर तभी वो भाग दिखाई देता है जिसे किरीट या कोरोना कहते हैं। ठीक है। देन इसमें फोटोस्फीयर के बारे में बता रखा है कि फोटोस्फीयर क्या है। तो यह एक गैसीय संरचना है जिसमें 90% हाइड्रोजन और 9% हीलियम तथा 1% इसमें बाहरी तत्व होते हैं। और जो फोटोस्फीयर है ये सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह को कहा जाता है। जो सूर्य की जो बाहरी परत है, जो बाहरी प्रकाशित सतह को कहा जाता है फोटोस्फीयर। यहाँ फोटोन की अधिकता पाई जाती है। देन बता रहा है कि फोटोस्फीयर की सतह समान मोटाई वाली न होकर असमान है जिसमें अनगिनत छोटे छोटे प्रकाशित कण हैं, इन्हें गैनुल कहा जाता है। तो गैनुल क्या है? गैनुल है जो फोटोस्फीयर की जो परत है उसमें जो छोटे छोटे प्रकाशित कण हैं उन्हें गैनुल कहा जाता है। और फोटोस्फीयर में ठंडे काले धब्बों को सौर कलंक कहा जाता है। फिर बता रहा है कि सौर कलंक की, उसके बाद बता रहा है सौर कलंक का धब्बा कहा जाता है। देन गर्म एवं प्रकाशित भाग को फैकुला कहा जाता है। फिर बता रहा है सौर कलंक की जो सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने सौर कलंक की खोज की थी। फिर नासा के अनुसार सौर कलंक की खोज को लेकर गैलीलियो और थॉमस हैरियट के नामों में अभी भी मतभेद बने हुए हैं कि वो उन्होंने फिक्स नहीं बताया, मतलब उनके दिमाग में अभी भी ये है कि वो खोज गैलीलियो ने की थी या थॉमस हैरियट ने की थी। फिर अम्ब्रा एवं पेनम्ब्रा के बारे में बताया गया है। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले जो केंद्र होते हैं उन्हें एम्ब्रा तथा इसके चारों ओर हल्के रंग का जो क्षेत्र होता है उन्हें पेनुम्ब्रा कहते हैं। देन बता रहा है संपूर्ण सौर तंत्र से होकर प्रवाहित होने वाले पवन को सौर पवन यानी कि सोलर विंड कहा जाता है।
ये इसके बाद ये सूर्य के आंतरिक संरचना का इमेज दिया हुआ है कि इसमें जो ये सूर्य है उसके जो ये बीच में केंद्र में दे रखा है, ये ज़्यादा लाइट वाला भाग ये इसका केंद्र हो गया। जो इसके 6 पार्ट बताए हुए हैं उसमें फर्स्ट हो गया केंद्र, सेकंड फिर ये येलो येलो हो गया, ये हो गया विकिरण वाला पार्ट हो गया इसका, ये विकिरण क्षेत्र है। देन उसके बाद ये डार्क डार्क है, ये संवहनी क्षेत्र बताया हुआ है इसका। और फिर इसके बाद ये यहाँ तक ये ट्रायंगुलर शेप में बताया हुआ है। फिर उसके बाद जो ये पार्ट है इसकी कोई मतलब इसकी सतह एक समान नहीं है, ये सभी इसकी अलग अलग है। जो इसकी प्रकाश मंडल क्रोमोस्फीयर और बताया हुआ है। और जो कोरोना है वो तो जो पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण होता है तभी वो दिखाई देता है। तो ये जो इसके साइड में येलो पार्ट दिया हुआ है, फिर इसमें येलो पार्ट में ये जो इसके छोटे छोटे कण हो गए ना, ये कण गैनुला हो गया। जो बताया हुआ था कि जो फोटोस्फीयर है उसमें अनगिनत छोटे छोटे प्रकाशित कण होते हैं जिन्हें गैनुल कहा जाता है। तो ये गैनुल का पार्ट है ये फोटोस्फीयर में। और फिर बता रखा है जो फोटोस्फीयर में कम तापमान, और फिर क्रोमोस्फीयर वाला संक्रमण क्षेत्र दिया हुआ है, इसमें ये सौर ज्वाला दी हुई है। देन इसके बाद हम आते हैं अरोरा कि ये अरोरा क्या है। तो अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांड किरणों, सौर पवनों तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के मध्य घर्षण के कारण ध्रुवों के ऊपर एक रंगीन चमक उत्पन्न होती है जिसे अरोरा कहते हैं। ठीक है, तो एक लाइट उत्पन्न होती है, कलरफुल लाइट होती है जिसे अरोरा कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस एवं दक्षिणी ध्रुव पर इसे अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। तो इसको जो नॉर्थ साइड है वहाँ अलग नाम दिया हुआ है, जो साउथ साइड है वहाँ अलग नाम दिया हुआ है। तो इसके 2 नाम दिए हुए हैं। उसके बाद हम आते हैं ग्रहों पर, प्लैनेट पर। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने वर्ष 2006 में एक ग्रह की एक नई परिभाषा दी। उन्होंने बताया कि जिसके अनुसार ग्रह उन्हीं आकाशीय पिंडों को माना जाएगा, मतलब ग्रह की संज्ञा किन्हें दी गई जाएगी जिसकी अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हो, मतलब कि जो निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता हो। और फिर बता रहा है कि ऐसे खगोलीय पिंड जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी कक्षा के आसपास अवस्थित अन्य पिंडों यानी कि उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु को या तो खुद में समाहित कर ले या कक्षा से पूर्णतया बाहर कर दे, फिर कुछ उनमें से चंद्रमा बन जाए। फिर बता रहा है कि ऐसा खगोलीय पिंड जिसमें पर्याप्त द्रव्यमान हो ताकि वह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से अपने लगभग गोलाकार स्वरूप को संतुलित रख सके। देन बता रहा है कि ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती, ये सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। मतलब बता रहा है कि भाई उनके पास खुद के पास कोई स्रोत नहीं होता प्रकाश या ऊष्मा प्राप्त करने का, वो सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। देन बता रहा है ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है, कि वो अपने खुद के अक्ष पर अपने बल पर घूम रहे हैं, वो तो हो गया रोटेशन। और जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन कहलाता है। देन बता रहे हैं कि वर्तमान समय में सौरमंडल में पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं जिनका वर्गीकरण इस प्रकार दिया हुआ है। तो ध्यान दें, तो बताया जा रहा है जो ग्रह है उसको 2 पार्ट में इन्होंने बताया कि आंतरिक पार्थिव ग्रह और सेकंड बताया है बाह्य जोवियन ग्रह। तो जो आंतरिक पार्थिव ग्रह है उसमें बताया कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को दिया है। और जो बाह्य जोवियन ग्रह है वो किसे कहा गया है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बताया गया है। तो इसमें सूर्य से दूरी बताई गई है क्रम के अनुसार, यानी कि सीरीज वाइज बताई गई है, सीरीज वाइज। तो बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, दैन शनि, फिर अरुण और वरुण। फिर आकाश के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में बताया गया है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। इसमें नीचे बताया गया है पार्थिव ग्रह और जो जोनियन ग्रह है इनमें अंतर बताया कि ये क्या होते हैं। जो पार्थिव ग्रह है यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रहों का निर्माण सूर्य के निकट हुआ है। और जो जोवियन ग्रह है इन ग्रहों का निर्माण सूर्य से अधिक दूरी पर हुआ है, जो कि क्या है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देन बता रहे पार्थिव ग्रहों की सूर्य से निकटता के कारण यहाँ अत्यधिक तापमान है, यानी कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। और जो जोवियन ग्रह के सूर्य से कम निकटता के कारण यहाँ पार्थिव ग्रहों की अपेक्षा तापमान कम है, कि यहाँ पे सूर्य से दूरी होने के कारण जो टेम्परेचर है वो कम है। ठीक।
फिर बता रहे हैं जो सूर्य के निकट सौर वायु अधिक शक्तिशाली होने के कारण यह पार्थिव ग्रहों से धूल कण और गैसों को उड़ाकर ले गई, अर्थात इन्हीं ग्रहों में इनकी अत्यधिक कमी पाई जाती है। उसके अपोजिट बता रहा है कि जो जोवियन ग्रह है उसमें बता रहा है कि सूर्य से अधिक दूरी पर सौर वायु शक्ति कम प्रभावशाली होती है, अतः जोवियन ग्रहों पर धूल कण एवं गैसों की अधिकता पाई जाती है। फिर बता रहा है पार्थिव ग्रह में पार्थिव ग्रहों के छोटे आकार के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, जिससे यह गैसों को अपनी ओर अधिक मात्रा में आकर्षित नहीं कर पाए। और इसके साथ साथ इन ग्रहों पर भारी धातु जैसे लोहा और निकेल अत्यधिक मात्रा में है। और फिर बता रहे पार्थिव ग्रह के उदाहरण बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ये ठोस ग्रह है। और इसके अपोजिट बता रहा है जो जोवियन ग्रह के बड़े आकार के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक है, जिस कारण गैसों का संकेंद्रण यहाँ अधिक है कि भाई इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज़्यादा है तो यहाँ गैसों को ज़्यादा आकर्षित करती है। और जोवियन ग्रह के उदाहरण बृहस्पति, शनि, यूरेनस यानी कि अरुण और नेपच्यून यानी कि वरुण ये गैसीय ग्रह है। इसके बाद आते हैं हम बुध ग्रह पर यानी कि मर्क्यूरी पर। तो क्या है, यह सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है कि सूर्य से सबसे करीब है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। फिर बता रहे हैं यहाँ सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय यानी कि 88 दिन में पूरा कर लेता है। यहाँ की जो सूर्य की परिक्रमा यानी कि रिवोल्यूशन है यह 88 दिनों में कर लेता है पूरी। फिर बता रहा है इसकी कक्षीय गति सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। यह 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है और कुछ अन्य स्रोतों में 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म तथा रातें अत्यधिक बर्फीली होती है कि भाई दिन का टेम्परेचर हाई होता है और रात का जो टेम्परेचर है काफ़ी लो होता है। बुध का तापांतर अन्य ग्रह की अपेक्षा सबसे अधिक है। फिर बता रहे बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध पर वायुमंडल का अभाव है कि बुध के पास कोई उसका खुद का उपग्रह नहीं है और जो बुध पर वायुमंडल की कमी है बताई गई है, अभाव ही बताया गया है। देन आते हैं हम वेनस पर यानी कि शुक्र ग्रह पर। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। फिर बता रहे हैं शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूर्व में दिखाई देने के कारण इसे सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहते हैं। सांझ यानी शाम इवनिंग का टाइम और भोर यानी कि सुबह मॉर्निंग वाला टाइम। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि यह आकार घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। फिर कहते हैं शुक्र के वायुमंडल में अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% होने के कारण ही इस पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है कि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इसके चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल हैं। देन बता रहे हैं शुक्र एवं अरुण की परिक्रमण दिशा विपरीत यानी कि पूर्व से पश्चिम अर्थात दक्षिणावर्त है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की जो परिक्रमण दिशा है वो है वामावर्त है। फिर बताया गया है जैसे कि बुध का खुद का कोई उपग्रह नहीं है, वैसे ही इसका भी खुद का कोई उपग्रह नहीं है। इसका परिक्रमण काल 225 दिन बताया गया है तथा घूर्णन काल 243 दिन का होता है। और हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे अधिक जो सर्वाधिक लंबे दिन रात यहाँ होते हैं, यहाँ बताया गया है। फिर इसके बाद आते हैं हम हमारी पृथ्वी पर यानी कि अर्थ पर। तो पृथ्वी सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। आकार की दृष्टि से यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है तथा पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। वहीं सूर्य से दूरी के क्रम पर यह तीसरे स्थान पर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसका जो आकार है उसे भूभाग यानी कि जोड़ भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले कलर यानी कि नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का जो घूर्णन काल है, जो टाइमिंग है इसका, वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगभग 1 दिन का होता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट एवं 46 सेकंड यानी कि लगभग 1 साल जो 1 साल का टाइम होता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। फिर बताया गया है कि सौरमंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने वाला 5 ग्रहों में से यह भी एक ग्रह है जहाँ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण ग्रहों पर सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर कह रहे हैं चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह वो कौन सा है, वो है चंद्रमा।
देन इसके बाद बता रहे हैं गोल्डिलॉक्स जोन। गोल्डिलॉक्स जोन क्या होता है? तो गोल्डिलॉक्स जोन को निवास योग्य क्षेत्र या जीवन क्षेत्र यानी कि पृथ्वी सदृश भी कहा जाता है। किसी तारे से उस दूरी वाले क्षेत्र को गोल्डिलॉक्स जोन कहा जाता है जहाँ पर किसी ग्रह की सतह पर तरल जल काफ़ी मात्रा में मौजूद हो, यानी कि जिस ग्रह पर जल यानी कि पानी ज़्यादा मात्रा में हो, अधिक पाया जाए, उस जोन को गोल्डिलॉक्स जोन कहा जाता है। यह निवास योग्य क्षेत्र अंतरिक्ष में किन्हीं दो क्षेत्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं जिन्हें जीवन हेतु सहायक होना चाहिए। फिर हम आते हैं मंगल ग्रह पर यानी कि मार्स पर। यह ग्रह आकार की दृष्टि से सातवां बड़ा और सूर्य से दूरी के क्रम पर चौथे स्थान पर है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं। मंगल आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों के रूप में नाइट्रोजन, आर्गन व कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसों की विद्यमानता पाई गई है। ये किस पर पाई गई है? ये मंगल पर। फिर कहते हैं कि अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुके होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही लगभग समान अवधि के दिन रात होते हैं। जो मंगल ग्रह पर जो दिन और रात की जो टाइमिंग होती है वो पृथ्वी के लगभग ही होती है। फिर बताते हैं फोबोस तथा डीमोस मंगल के दो उपग्रह हैं। मंगल के जो दो उपग्रह हैं वो फोबोस तथा डीमोस है। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही मौजूद है। निक्स ओलंपिया पर्वत एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। इसके बाद आते हैं हम बृहस्पति ग्रह पर यानी कि जुपिटर पर। तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम पर यह 5वें स्थान पर है। यह लगभग 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है अपने अक्ष, और यह अपने अक्ष पर लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। यह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। हालांकि इसके कुल जो 79 उपग्रहों में से ज़्यादातर उपग्रह बहुत छोटे आकार के हैं। यह बताया गया है कि इसके जो उपग्रह है वे सबसे ज़्यादा ग्रह बताए गए हैं। और बता रहे हैं कि गैनीमेड, कैलिस्टो, लोआयो तथा यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं। गैनीमेडो इस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बताया गया है। और फिर बता रहा है जो लोआयो है, हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला पिंड है। जो यह पिंड है लोआयो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी ऐसे है जहाँ जो सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। फिर बता रहा है बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। जो गैलीलियो है उसने बृहस्पति ग्रह की खोज की थी। बृहस्पति का पलायन वेग सौरमंडल का सर्वाधिक अर्थात 59.6 किलोमीटर सेकंड है। और फिर बता रहा है इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है तथा इसे मास्टर ऑफ गॉड्स की भी उपमा दी गई है। क्वेश्चन बन सकता है नेट के क्वेश्चन, मास्टर ऑफ गॉड्स की उपमा किसे दी गई है? तो ये किसे दी गई है? बृहस्पति यानी कि जुपिटर को दी गई है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है क्योंकि इसके पास खुद की रेडियो ऊर्जा और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया पाई जाती है। इसलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। जूनो नामक अंतरिक्ष यान कहाँ भेजा गया था? बृहस्पति यानी कि जुपिटर पर भेजा गया। इसके बाद शनि ग्रह के बारे में बताया गया है। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में यह 6ठे स्थान पर है। इसके चारों ओर बल्लियों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है जो अन्य सभी ग्रहों में सबसे कम है। शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा हुआ है जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है। लगभग प्रत्येक 14.7 यानी कि 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं, यानी कि लुप्त यानी कि हाइड, जिसे रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। देन बताया गया है इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसें पाई जाती है। इस कारण इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है।
फिर बता रहे शनि का घूर्णन काल 10 घंटा 40 मिनट तथा परिक्रमण काल, इसका जो परिक्रमण टाइम है वो 29 वर्ष, उसमें कुछ स्रोतों में 29 वर्ष 5 माह का टाइम भी बताया गया है। शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह टाइटन है। फिर बता रहा है इसके 82 उपग्रह है, 82 इसके उपग्रह बताए गए हैं, जिसमें एनसेलेड्स नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए गए हैं। यह अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जबकि सौरमंडल का द्वितीय बड़ा उपग्रह है। ठीक है। फोबे उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। जो फोबे उपग्रह है वो शनि के अन्य ग्रहों की अपेक्षा मतलब कि विपरीत यानी कि उल्टी दिशा में परिभ्रमण करता है। फिर इसके बाद आते हैं हम अरुण ग्रह पर यानी कि यूरेनस पर। यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा तथा सूर्य से दूरी के क्रम पर यह 7वें स्थान पर है। इस ग्रह की खोज जो है सर विलियम हशेल ने की थी। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगते हैं। इस ग्रह के 27 ज्ञात उपग्रह हैं। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह नीले हरे रंग का दिखाई देता है। यहाँ पर मीथेन गैस की अधिकता ज़्यादा पाई जाती है। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। जो इसका झुकाव है वो ज़्यादा है, जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक लेटा हुआ है, तो इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, इसलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त जो है वो पूर्व में होता है। अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं। देन इसके बाद हम आते हैं वरुण ग्रह पर यानी नेपच्यून। यह ग्रह आकार में चौथा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 8वें स्थान पर है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष और तथा कुछ स्रोतों में इसे 164 भी बताया गया है। जॉन काउच एडम्स अर्बन ली वेरियर ने इस ग्रह की परिकल्पना तैयार की। 1846 ईस्वी में ली वेरियर के मापदंडों के आधार पर एडम्स ने कभी अपनी परिकल्पना प्रकाशित नहीं की थी। इसे प्रकाशित जॉन गैलो ने इस ग्रह की खोज की। जॉन गाले है, उन्होंने इस ग्रह की खोज की। यह हरे नीले रंग का प्रतीत होता है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। इसके 14 उपग्रह है। ट्राइटन इसका प्रमुख उपग्रह है और जो ट्राइटन है उस पर उष्णोत्स गीजर के प्रमाण मिले हैं। फिर बताया गया है बोने ग्रह। जो बोने ग्रह है ऐसे ग्रह जो आकार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल एवं अपने परिभ्रमण चक्र में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा 2006 में निर्धारित ग्रहों की परिभाषा से भिन्नता रखते हो, उन्हें बोने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। वर्तमान में सेरेस, प्लूटो, यम, एरिस, होमिया, मैकमेक आदि को बोना ग्रह माना जाता है। देन इसके बाद हम आते हैं प्लूटो पर। तो प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बैग ने की थी। 2006 से पहले इसे सौरमंडल का नौवां और सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, परंतु जो 2006 में प्राग में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के सम्मेलन में ग्रहों की निर्धारित नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। प्लूटो को जो है वो ग्रह नहीं बताया गया, उसे हटा दिया गया। फिर प्राग सम्मेलन में 75 देशों के लगभग 2500 वैज्ञानिकों ने ग्रहों की नई परिभाषा दी। उन्होंने बताया कि ऐसे पिंड जिसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो और जिससे वह गोल स्वरूप धारण कर सके, वह सूर्य का चक्कर काटता हो तथा इसके साथ ही उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की अधिक भीड़भाड़ न हो, वो ही ग्रहों के दर्जे में आएंगे। मतलब उन्हें ही ग्रहों की संज्ञा दी जाएगी। फिर कहा गया है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग करने के पीछे वैज्ञानिकों का तर्क था कि यह नेपच्यून की कक्षा से होकर गुजरता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम है, वह आकार की दृष्टि से यह कई उपग्रहों से भी छोटा है और इसे ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ग्रह की श्रेणी से अलग किए जाने के बाद प्लूटो का सौरमंडल के बाहरी क्यूपर घेरे की सबसे बड़ी संरचना खगोलीय वस्तु माना जा रहा है। देन उसके बाद ये टेबल दी गई है, उसमें ग्रह और फिर उसके बाद घूर्णन अवधि और उसकी परिक्रमण की अवधि दी गई है। जैसे फर्स्ट में बताया बुध, तो बुध की जो घूर्णन की अवधि है वो है 58.65 डेज़ और जो उसकी परिक्रमण की जो अवधि दी हुई है वो है 88 डेज़। फिर उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण यानी कि यूरेनस और वरुण, नेपच्यून की इसी तरह ये इसमें टेबल में उनकी टाइमिंग दी हुई है।
देन आज की ये लास्ट टेबल इसमें दी हुई है। इसमें ये विभिन्न ग्रहों पर उपस्थित गैसें बताई गई है। जो इसमें ये फर्स्ट ग्रह बताया है, देन उसके बाद गैसें। तो ग्रह बताया बुध पर कौन सी गैस है? ये बुध पर वायुमंडल रहित है और हाइड्रोजन का हल्का आवरण बताया गया है। इसके बाद है शुक्र पर CO2 और SO2 बताया गया है। पृथ्वी पर N2O2 CO2 और अन्य गैसें भी बताई गई है। मंगल पर CO2 N2AR और बृहस्पति पर HE H2 CH4 NH3 भी बताई गई है। दैन शनि पर NH3 और CH4 बताया गया है और अरुण पर CH4 और वरुण पर CH4 बताई गई है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।